भाग 2 भाग 1 आपका शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया है। तो जो बच्चा भाग 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग भाग 2 का लेसन 2 पढ़ने वाले हैं। लेसन 1 आपका खत्म हो गया है। द्विध्रुवीयता का अंत। आखिर द्विध्रुवीयता का अंत हुआ क्यों, तो उसको समझिए। तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो द्विध्रुवीयता का अंत लिखा गया है वो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था उसका अब क्या हो गया, अंत हो गया। क्यों अंत हुआ, क्योंकि किसका विघटन हो गया था। हाँ, सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। तो इसी का कारण आपको पढ़ना है कि आखिर क्यों विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन आखिर हुआ क्यों। तो सोवियत संघ का विघटन होने का पहला कारण था कि संसाधनों का दुरुपयोग। दूसरा, मिखाइल गोबार्चेव इस सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति है। तो मिखाइल गोबार्चेव का सुधार नीति, तो इन्होंने कई सारा सुधार किया था जिस कारण इतना जल्दी ये सुधार कर दिया कि पूरा सोवियत संघ को ही नाश दिया, तोड़ दिया सोवियत संघ को। हाँ, तीसरा आप लोग भी इसी तरह बनाइए स्ट्रक्चर। रूस का बढ़ता दबदबा। संसाधनों का दुरुपयोग, मिखाइल गोबार्चेव का सुधार नीति, रूस का बढ़ता दबदबा और कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान ना देना। सोवियत संघ का कम्युनिस्ट पार्टी, लॉन्ग में आता है ये, भ्रष्टाचार। ये पांचों के बारे में हम लोग डिफाइन कर देंगे तो हम लोग का ये लेसन मतलब इस टॉपिक खत्म हो जाएगा कि सोवियत संघ का आखिर विघटन कैसे हुआ था। तो 2 मिनट के लिए आप लोग लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखते रहिएगा। देखिए, कोई भी आपसे पूछेगा कि सोवियत संघ का विघटन होने का मेन कारण क्या था, तो आपको बताना है कि सोवियत संघ का विघटन जो है इन 5 कारणों से हुआ था। और भी कई सारे कारण था लेकिन 5 को लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। लॉन्ग में ये पूछता है। अच्छा, कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन, बताइए कब हुआ था। 1991 में हुआ था। और बर्लिन का दीवार को कब तोड़ा गया था, 1700 कहाँ पहुंच गया ही, 1989 में। तो ये सब थोड़ा सा याद रखा करिए पीछे का। तो सोवियत संघ का विघटन जब 1991 में हुआ तो दुनिया से जो द्विध्रुवीयता चल रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और दुनिया द्विध्रुवीयता से एक ध्रुवीयता की ओर स्थानांतरित हो गया। और इस प्रकार से सोवियत संघ का दबदबा धीरे धीरे शांत हो गया और अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। तो आखिर सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों, ये लॉन्ग में पूछता है इसको, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कारण आप लिख सकते हैं संसाधनों का दुरुपयोग। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिएगा सोवियत संघ के नेताओं ने जो भी वहाँ पे संसाधन था, सोवियत संघ में जो भी संसाधन था उसका वो लोग दूसरे देशों में उसको खर्च करने लगा। हाँ, दूसरे देश में खर्च करके उसका उपयोग कर। अच्छा एक बात बताइए, आपका जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक आप दान करिएगा, पहले अपना पेट भरेगा तब आप दान करिएगा किसी को। तो लेकिन यहाँ पे इसको अपना देश का परा नहीं था, बाबा बनने के लिए देश पूरा विश्व में दूसरे को दान करने लगा। लो आ जाओ हमसे सहायता लो, आ जाओ हमसे सहायता लो। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चरमरा गया, बिगड़ गया, जिससे धीरे धीरे उस देश का क्या हो गया,
विघटन हो गया। क्योंकि किसी भी देश का अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गया तो वो देश जल्दी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। बात समझ में आया? जैसे श्रीलंका, अर्थव्यवस्था कितना बिगड़ गया था, कितना माहौल गर्मा गया वहाँ का। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे पाकिस्तान, उसका भी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ रहा है, ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो वो देश भी टूट जाएगा। बात बुझ रहे हैं ना? तो पहला कारण में क्या लिखना है आपको? तो सोवियत संघ के नेताओं ने वहाँ के संसाधनों को दूसरे देश में लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो विश्व में अपना छवि को अच्छा बना सके। ठीक है, यहाँ तक में? जिस कारण से सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था क्या हो गया? चरमरा गया। बात बुझे? चरमरा गया मतलब समझते हैं ना? बिगड़ गया। उसके बाद मिखाइल गोबारचेव का सुधार नीति, इस सही में गोबर इंसान था। ये सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। हालांकि इसने अच्छा काम किया था, इसी की वजह से सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। कई लोग कहता है कि इसी की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, अचानक ऐसा नीति ही लाया। जैसे, अब नीति सुन के भी आपका होश उड़ेगा, जैसे गिलासनोस्ट, पेरेस्ट्रोक, इस सब प्रकार का इसने नीति लाया और तुरंत बदलाव किया, फटाफट बदलाव किया। ये इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सोवियत संघ का फिर से क्या हुआ? विघटन हुआ। ग्लासनोस्ट का मतलब हो जाएगा खुली व्यवस्था, और पेरेस्ट्रोक का मतलब हो जाएगा नई आर्थिक नीति। अब देखिए, कुछ भी आप करिएगा तो धीरे धीरे करिएगा ना। जैसे भारत है, भारत का अभी का अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है अब वो धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ते जा रहा है। आप अगर गौर करिएगा तो, क्योंकि जितना भी सरकारी चीज़ है अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? प्राइवेट हो रहा है। चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, अभी का गवर्नमेंट वो अगर काम कर रहा है तो प्राइवेट कर रहा है। जो उसका विरोध कर रहा है कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए, अगर वो भी सरकार में आता है तो वो भी यही काम करेगा, क्योंकि ये मजबूरी है। जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं आता है किसी देश में, तब तक वो विकसित नहीं कर पाएगा। ये सत्य बात है, ये कटु सत्य है, क्योंकि सरकारी में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। सरकार को अपना कोई भी संस्था चलाने में घाटा में चलता है, पूरा खर्चा है सरकारी में। और वही अगर वो प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो तुरंत प्रॉफिट में आ जाता है। कभी गौर किए आप ये बात को? रेलवे अगर प्राइवेट चला जाता है, हालांकि हम प्राइवेट के समर्थन में नहीं, लेकिन अगर वो प्राइवेट कर देता है रेलवे को पूरी तरीके से, तो 5 दिन के अंदर रेलवे से ज़्यादा प्रॉफिट कोई दे ही नहीं सकता है अभी तक में। इतना वो प्रॉफिट दे देगा। रेलवे में जितना पैसेंजर रिजर्वेशन जो जाता है उसका छोड़ करके जितना पैसेंजर गाड़ी चलता है, अगर केवल वो पैसेंजर ही भाड़ा दे करके चले, अभी भी रेलवे फ़ायदा में आ जाए। भाड़ा देवे नहीं करता है, चोरी चढ़ जाता है रेलवे, बिना टिकट का ये चल गया। हाँ, रेलवे का भी इसमें गलती है, चेकिंग उसको करवाना चाहिए, एकदम तगड़ा चेकिंग करवाएगा ना तो फिर प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ, जो भी हो, तो पैसेंजर ट्रेन को थोड़ा ठीक करना जरूरी है। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। लेकिन मिखाइल गोबारचेव ने क्या किया, सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बदला। उसने ग्लासनोस्ट हो गया, पेट्रोस्टोक हो गया, इस प्रकार का नीति को अपनाया। लेकिन ये बदलाव इतना जल्दी इसने किया कि धीरे धीरे इसका अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चरमरा गया, और सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। जैसे भारत है, मान के चलिए मोदी जी कल सुबह माइक आकर के बोलते हैं कि कल से सब चीज़ प्राइवेट, तो बोलिए क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसी को वो धीरे धीरे करेगा, आज किया, विरोध किया आपने तो ठीक है, 10 ठो को उसने प्राइवेट किया, सपोज करिए 10 संस्था को उसने प्राइवेट किया, आपने विरोध किया, अच्छा ठीक है 10 ठो को नहीं करेंगे, लीजिए हम 9 ठो को प्राइवेट से हटा दिए, लेकिन 1 ठो तो प्राइवेट हो ही गया है ना। आपको तो लग रहा है कि ओह 9 ठो को हम फिर से सरकारी बना लिया, लेकिन 1 ठो तो रह गया ना प्राइवेट, अब फिर वही करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और धीरे धीरे ये करना ठीक होता है। बात समझ में आ रहा ना? किसी को अगर मारना है तो तुरंत जाके मार करिएगा तो दिक्कत है ना। पहले दोस्ती बनाइए, पता करिए कि कहाँ जाता है, किस समय कहाँ जाता है, किस समय अकेला रहता है, किस समय घर से बाहर निकलता है, उसके बाद उसका भांज लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो है एकदम तुरंत किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, सोवियत संघ को नुकसान उठाने का फैसला करना पड़ा। रूस का बढ़ता दबदबा, देखिए रूस का क्षेत्रफल सोवियत संघ का तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है। रूस का क्षेत्रफल जो है वो सोवियत संघ का तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा है।
जिस कारण से रूस जो है अन्य छोटे छोटे देशों पे अपना दबदबा को बनाए रखता था। बात समझ में आया? जिस कारण से अन्य देश काफ़ी परेशान था और सारा का सारा देश सोवियत संघ से क्या होना चाहता था? दूर होना चाहता था। ठीक है यहाँ तक में? फिर अगला है कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान ना देना। तो सोवियत संघ के नेताओं ने खाली युद्ध लड़ने पे ध्यान दिया, खाली अपना सेना का विकास पे ध्यान दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना है, कृषि क्षेत्र में विकास करना है, जिस कारण से इस धीरे धीरे क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया। अंतिम आप लिखिएगा सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार। तो देखिए 1917 ईस्वी में लेनिन ने समाजवाद का स्थापना किया था, लेकिन ये समाजवाद जो है वो धीरे धीरे किस में बदल गया? साम्यवाद में बदल गया। अब समाजवाद और साम्यवाद क्या, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो समाजवाद किस में बदल गया? समाजवाद में बदल गया। इसके साथ साथ जो वहाँ का पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा फैल गया, जिस कारण से धीरे धीरे उस राष्ट्र का क्या हो गया? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था उसमें, पार्टी में। सब अपना पॉकेट भरने के फेर में था। बात बुझे? भारत का भी अगर हम बात करें, भारत में इतना पैसा है कि सबको अगर 15-15 लाख भी दे दिया जाएगा तो बहुत पैसा बच जाएगा। हर एक छोटा से छोटा बच्चा को भी 15 लाख मिल जाएगा, वो भी वो पैसा जो काला धन के रूप में स्विस बैंक में जमा है। केवल वही पैसा अगर सबको मिल जाएगा तो समझिए आपका सबको 15-15 लाख मिल जाएगा। भारत का हर एक नेता का एक अकाउंट स्विस बैंक में खुला रहता है। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा बात, कैसे पता करिएगा कि के चोर है? तो राजीव दीक्षित को आप लोग जानते होंगे शायद। तो उन्होंने एक बार कहा था कि संसद में एक ऐसा बिल पारित कर दीजिए जिसमें नियम हो कि स्विस बैंक में जिसका जिसका अकाउंट है, यहाँ से नियम भेजे, सरकार भेजेगा, जिसका जिसका होगा पैसा जमा करके यहाँ लाया जाएगा भारत में। जो जो संसद उसका विरोध करेगा, समझिए उसका अकाउंट वहाँ पे होगा, तभी तो वो उसका विरोध करेगा। स्विस बैंक ऐसा बैंक है जहाँ पे आप अगर पैसा जमा करिएगा भारी भरकम में, तो आपका जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। वहाँ पे आपका नाम नहीं रहता है, डिजिट देता है वो। और वहाँ पे कितना पैसा आप रखिए, थोड़ा सा टैक्स सरकार नहीं, ये तो आपका स्विट्जरलैंड में है। वहाँ का सरकार बोलता है कि आप आइए मेरे अकाउंट में पैसा रखिए, आपका जानकारी किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं। इंडिया में कैसे होगा? सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित ही समझिए, सुरक्षित क्या? अगर मान के चलिए भारत का सरकार है, अगर वो उससे जानकारी मांगेगा कि भारत के कौन कौन लोगों का अकाउंट आपके कन है, तो बोलेगा कि हम नहीं देंगे, वो मेरा नियम के खिलाफ है। और आपका भारत का नियम कहाँ चलेगा? भारतीय में नहीं चलेगा, दूसरा देश में तो चलेगा नहीं। इसलिए भारत का जितना भी नेता होता है वो भारत में तो अकाउंट अपना खुलवाए नहीं खुलवाए, लेकिन वहाँ पे खुलवाने से क्या होता है कि उसका जानकारी पब्लिकली नहीं हो पाएगा, उसका वहाँ नाम तक नहीं रहता है, उसको डिजिट मिलता है, नंबर मिलता है। जैसे आप लोग, अरे हट गपियाता है, आगे बैठ के गप करते हैं। वहाँ पे जो अकाउंट आप खुलवा, जैसे आप लोग अभी अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ता है, वहाँ पे नाम ताम पूछते हैं, वहाँ पे आपको एक डिजिट दे देगा, ये आपका कोड है, उसी हिसाब से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब इससे उसको क्या फ़ायदा हुआ? तो देखिए उसका देश में पैसा पहुँचा, वो उस पैसा को इन्वेस्टमेंट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा उससे कमा सकता है वो देश, इसलिए। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सोवियत संघ का विघटन आखिर क्यों हुआ, इसको फिर से समझिए। पहला, संसाधनों का दुरुपयोग। इसमें क्या लिखिएगा? सोवियत संघ के नेताओं ने अपने देश के संसाधनों को दूसरे देशों पर लगाना शुरू किया, जिससे वो विश्व में अपना वर्चस्व को फिर से बना सके, जिस कारण से सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था क्या हो गया? बिगड़ने लगा, और ये उसका विघटन का एक मुख्य कारण था। दूसरा, मिखाइल गोर्बाचेव जो कि रूस का अंतिम राष्ट्रपति था, उसने ग्लास्नोस्ट, पेरिस्टाइक जैसा नीति को अपनाया और बहुत जल्दी जल्दी सुधार किया, जिससे सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन हुआ। रूस का बढ़ता दबदबा। रूस का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं नक्शा में, जितना पिलका दिख रहा है वो सब रूस है। तो ज़्यादा क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण रूस जो है सोवियत संघ में अपना क्या दिखाता था? दबदबा दिखाता था, जिससे छोटे छोटे देश काफ़ी परेशान हो गया था, जिस कारण से वो सब देश उससे क्या हो गया? साइड हट गया। रूस ने ज़्यादा ध्यान किस पे दिया? तो युद्ध और सेना पे दिया, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में वो कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, इसलिए सोवियत संघ का क्या हो गया? धीरे धीरे पतन हो गया। सोवियत संघ में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार भी था, क्योंकि 1917 में लेनिन ने सोवियत संघ में समाजवाद का स्थापना किया था, किंतु ये समाजवाद आगे चल के किस में बदल गया? साम्यवाद में चला। बात समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। पहला लिखिए, पहला हेडिंग दे करके लिखिए, सोवियत संघ के नेताओं ने
अपने देश के संसाधनों को सोवियत संघ के नेताओं ने अपने देश के संसाधनों को सोवियत संघ के नेताओं ने अपने देश के संसाधनों को दूसरे देशों पर लगाया, दूसरे देशों पर लगाया, जिससे उसका विश्व में वर्चस्व बन सके, जिससे सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगा, यही गप करता था ना, वो बोला था। जिससे सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगा, जिसका परिणाम सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला हेडिंग दीजिए, मिखाइल गोर्बाचेव का सुधार नीति। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट, ब्रैकेट में लिख दिए खुली व्यवस्था, मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जो लिखा हुआ है, जैसी नीतियों को लाया और जल्दी जल्दी सुधार करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला हेडिंग दीजिए, रूस का बढ़ता दबदबा। रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा था। रूस का क्षेत्रफल काफी बड़ा होने के कारण वह अन्य देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखता था। वो अन्य देशों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने का प्रयास करता रहता था, जिससे अन्य छोटे देश सोवियत संघ से अलग होने का कोशिश करने लगे। हाँ, जिसका परिणाम सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला लिखिए, हाँ, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान न देता। इसमें लिखिए, सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध और सेना पर काफी खर्च किया। सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध और सेना पर काफी खर्च किया। वे अपने देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया।
कोई ध्यान नहीं दिया। अगला लिखिए, हाँ 5वां, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार। इसमें डैश दे करके लिखिए। 1917 ईस्वी में लेनिन ने 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में समाजवाद का स्थापना किया था। समाजवाद का स्थापना किया था। हाँ, किंतु धीरे धीरे यह साम्यवाद का रूप ले लिया। किंतु धीरे धीरे यह साम्यवाद का रूप ले लिया। किंतु धीरे धीरे यह साम्यवाद का रूप ले लिया। धीरे धीरे यह साम्यवाद का रूप ले लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी भ्रष्टाचार भी फैला। यह हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी भ्रष्टाचार भी फैला, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, इसके बाद का क्लास कल होगा। शक्ति संतुलन क्या है? तो देखिए, इस प्रकार से व्यवस्था करना कि कोई भी देश का जो पड़ोसी देश होगा वो इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए जिससे कि उस देश को क्षति पहुंचे या फिर किसी प्रकार का परेशानी आए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति संतुलन। बात समझ में आया? शक्ति संतुलन का अर्थ होता है किसी भी देश का जो पड़ोसी होता है उसमें इस प्रकार से संबंध को स्थापित करना जिससे कोई भी देश शक्तिशाली नहीं हो जाए। जैसे अगर हम भारत का बात करते हैं तो आप भारत के पड़ोसी में किसको किसको देखते हैं? पाकिस्तान को देखते होंगे, और हाँ अफगानिस्तान को देखते होंगे, और नेपाल है, भूटान है, चाइना है, म्यांमार है, ये ना, श्रीलंका है, मालदीव है। बात बुझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से व्यवस्था को स्थापित करना कि किसी भी देश के जो पड़ोसी देश होंगे वो सब में जो सबका शक्ति होगा वो समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति संतुलन। ऐसे समझिए, मान के चलिए 4 गो दोस्त है और चारों दोस्त के पास समान ताकत है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? शक्ति संतुलन। बात बुझे? जैसे 4 गो देश है, चारों देश के पास समान शक्ति है, तो कोई एक दूसरे से उलझना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग का भी क्षति हो जाएगा, इसलिए कोई उलझना चाहेगा नहीं। तो इसी को क्या कहा जाता है? शक्ति। लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के लिए लिखिएगा, शक्ति संतुलन का अर्थ होता है इस प्रकार का व्यवस्था स्थापित करना जिससे किसी भी देश का जो पड़ोसी देश होता है वो सबका शक्ति आपस में क्या रहे? संतुलित रहे, समान रहे। आया समझ में? क्या ऐसा संभव है? संभव है ऐसा? प्रैक्टिकली ये संभव है? अरे आप लोग अपना तर्क दीजिए ना, हाँ या ना। हाँ, नहीं, ऐसा संभव है क्या? सब देश पड़ोसी समान हो सकता है? सबका शक्ति नहीं हो सकता है, सबका अर्थव्यवस्था अलग अलग है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि नई विश्व व्यवस्था क्या है। तो देखिए, आपको पता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या हुआ? वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हुआ। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल और केवल शक्तिशाली कौन बचा? अमेरिका बचा। इसी को क्या कहा गया? नई विश्व व्यवस्था। ठीक है, यहाँ तक में लिखिए। शक्ति संतुलन में डैश दे करके लिखिए। शक्ति संतुलन का अर्थ होता है, शक्ति संतुलन का अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे कोई देश और उसके पड़ोसी देश
और उसके पड़ोसी देश के बीच, हाँ कई देश और उसके पड़ोसी देश के बीच शक्तियों का विभाजन समान हो, शक्तियों का विभाजन समान हो, विभाजन समान हो, शक्ति संतुलन कहलाता है, शक्ति संतुलन कहलाता है। अगला लिखिए नई विश्व व्यवस्था, इसमें डैश दे करके लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हुई। क्या हुआ? वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हुई। हाँ, सोवियत संघ के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई शुरू हुई और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल अमेरिका का ही वर्चस्व रह गया तो केवल अमेरिका का ही वर्चस्व रह गया, अमेरिका का ही वर्चस्व रह गया, जिसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया, जिसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया। चलिए उत्तर साम्यवाद लिख करके डैश दीजिए, उत्तर साम्यवाद लिख करके डैश दिया जाए। हे अल्लाह, देखिए उत्तर साम्यवाद था क्या? तो एक समय ऐसा आया जब मध्य एशिया, रूस और पूर्वी जर्मनी, मतलब सोवियत संघ के विघटन होने से पूर्व जो मध्य एशिया था, रूस था, पूर्वी जर्मनी था, ये सब ने क्या किया, अपना अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से बदल करके पूंजीवाद, साम्यवाद से बदल करके पूंजीवाद की इधर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इसी घटना को क्या कहा गया? उत्तर साम्यवाद। कि साम्यवाद अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। जहां उत्तर लग जाएगा मतलब समझिए वो अब आपके नाम के आगे हम उत्तर लगा दें, मतलब अब आप क्या होने वाले हैं? वो तो दिशा का नाम हुआ ना, यहाँ पे उत्तर मतलब दिशा नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना है? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो रूस था, मध्य एशिया था और पूर्वी जर्मनी था, इन्होंने अर्थव्यवस्था, अपने अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से बदल करके पूंजीवाद की और स्थानांतरित करना शुरू किया। इसी घटना को क्या कहा गया? उत्तर साम्यवाद। समझ में आया? लिखिए सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात मध्य एशिया, रूस, पूर्वी जर्मनी ने अपने देश का अर्थव्यवस्था, ने अपने
देश का अर्थव्यवस्था अपने देश का अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलना शुरू किया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलना शुरू किया, जिसे उत्तर साम्यवाद कहा गया। अगला हेडिंग दीजिए, शॉक थेरेपी। देखिए ये भी मिलता जुलता है उससे। क्या है शॉक थेरेपी? तो मध्य एशिया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, इसने अर्थव्यवस्था को किस में बदला? अपना साम्यवाद से पूंजीवाद में बदला। अब जैसे वो साम्यवाद से पूंजीवाद में बदलेगा तो उसको धन का तो जरूरत पड़ेगा ना, तो वो धन का सहायता उसको किसके द्वारा किया गया? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा उसको धन का सहायता किया गया। बात समझ में आया? इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। क्लियर है? यहाँ तक में हो जाएगा। इसका कई सारा परिणाम भी आया। क्या परिणाम हुआ इसका? तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि सामूहिक कृषि का पतन हो गया। रूस का जो मुद्रा है रूबल, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है उसी प्रकार से रूबल चलता है रूस में, उसका धीरे धीरे महत्व क्या होने लगा? कम होने लगा, मूल्य उसका कम होने लगा। और कहीं ना कहीं औद्योगिक संरचना रूस का चरमरा गया। औद्योगिक संरचना रूस का क्या हो गया? चरमरा गया। जल्दीबाजी में रूस का संविधान को तैयार किया गया, जिसमें रूस का सारा शक्ति जो है वहाँ का राष्ट्रपति को दे दिया गया। भारत का अगर हम बात करें तो भारत का सबसे शक्तिशाली कौन होगा? है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं। भारत का जो सबसे शक्तिशाली होता है वो संसद होता है। ना राष्ट्रपति को उतना पावर है, ना प्रधानमंत्री को उतना पावर है। सबसे ज़्यादा पावर किसको है? संसद को। संसद से बढ़कर भारत, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है संसद। संसद में जो बैठा रहता है वो, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी है तो वो भी संसद का ही एक सदस्य होगा, तब जा कर के वो प्रधानमंत्री बना है। और राष्ट्रपति का क्या पावर है हमारे देश में आप लोग को पता ही है, वो पापा जी हुआ, उसके पास कोई पावर नहीं है। टोटल पावर किसके पास है? मम्मी के पास, यानी कि प्रधानमंत्री के पास। अब प्रधानमंत्री का कब मतलब हाथ पकड़ के कौन रखा है? संसद लोग। और संसद को किसने चुना है? आपने। यानी कि मिला जुला के पावर किसके पास आ गया? जनता के पास। यानी कि जनता का मतलब क्या? संसद। इसलिए लेकिन रूस में क्या सिस्टम कर दिया? ऐसा संविधान को ही लागू कर दिया जिससे वहाँ का राष्ट्रपति को सारा ताकत चला गया। बात समझ में आया? तो ये था शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी का परिणाम। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। विश्व बैंक पैसा मिलता है, जिससे कर्ज लेना पड़ेगा। रखता कौन है? इसमें देश रखता है अपना। जैसे अब किसी को लोन चाहिए, तो जैसे हमको लोन चाहिए तो हम अपना देश का लोन देश का बैंक में जाएंगे। अब जैसे कोई देश एक कंकाल हो गया, अब जैसे पाकिस्तान है, उसका पैसा नहीं है, तो अब वो पैसा किससे मांगेगा? अपना देश से तो बैंक से मांगेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद एक कंकाल हो गया है। तो अब वो किसके पास जाएगा? विश्व बैंक के पास जाएगा। बात समझ में आया? चलिए लिखिए। मध्य एशिया, रूस, मध्य एशिया, हाँ मध्य एशिया, रूस, पूर्वी जर्मनी जैसे देशों ने विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सहायता से अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपने देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किया। ये परिवर्तन साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर स्थानांतरण था। ये परिवर्तन साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर स्थानांतरण था। हो गया। इसे शॉक थेरेपी कहा गया। इसे शॉक थेरेपी कहा गया क्योंकि यह परिवर्तन अचानक और जल्दी जल्दी किया जा रहा था। चलिए परिणाम में पहला लिखिए सामूहिक कृषि किया जा रहा था। परिणाम में पहला लिखिए सामूहिक कृषि का पतन हुआ। दूसरा लिखिए रूस का औद्योगिक संरचना चरमरा गया। रूस का औद्योगिक व्यवस्था चरमरा गया। तीसरा लिखिए रूस का रूबल का मूल्य घट गया। रूस का मुद्रा रूबल का मूल्य घट गया। रूस का मुद्रा रूबल का मूल्य घट गया। हो गया। रूस का मुद्रा रूबल का मूल्य घट गया। अगला लिखिए रूस का संविधान जल्दी जल्दी तैयार किया गया। जिसमें सारा शक्ति राष्ट्रपति को दे दिया गया। अच्छा, वो गिलासनोस्ट और पेरिस्ट्रोक बता दिए थे क्या? कल आए थे, बता दिए थे। ठीक। किसके द्वारा उसको लागू किया गया था? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा करवाए होंगे शायद। चलिए ध्यान से समझिए, भारत और रूस का संबंध क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में लिखिएगा
कि भारत का विदेश नीति सभी देशों के साथ अच्छा संबंध रखने का है। इसी के तहत भारत ने रूस के साथ भी अच्छा संबंध स्थापित किया, जिसे हम निम्न तथ्यों से समझ सकते हैं। जैसे पहला हम लिख सकते हैं राजनीतिक संबंध, दूसरा लिख सकते हैं हम रक्षा संबंध, तीसरा हम लिख सकते हैं आर्थिक संबंध, चौथा लिख सकते हैं सांस्कृतिक, और पांचवा क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंध। तो इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये लॉन्ग में आपका पूछा जाता है, आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछेगा कि भारत और रूस के बीच में क्या संबंध है, आप अपने शब्दों में वर्णन करिए। तो राजनीतिक संबंध में आपको क्या लिखना है, तो देखिए किसी भी देश का अगर आपको संबंध जानना है कि उस देश से हमारा क्या संबंध है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो आपका पक्ष कितना ले रहा है। यदि वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पक्ष ज़्यादा ले रहा है तो समझ जाइए वो आपका अच्छा वाला दोस्त है। लेकिन यदि वो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पक्ष ही नहीं ले रहा है तो वो आपका दोस्त हुआ क्या, नहीं हुआ। दोस्त के नाम पे वो आपका क्या हुआ, दोस्त हुआ, कलंक हुआ। जैसे आप लोग का दोस्त है, सबका सब आप लोग का दोस्त क्या है, गद्दार सब है, कलंक सब है, दोस्त नहीं है बल्कि वो सब क्या है, आपका दोस्त है। बात बुझ रहे हैं ना। लेकिन रूस और भारत के संबंध इस प्रकार से नहीं है। किस प्रकार से है, तो रूस के राष्ट्रपति खुर्शचेव, रूस के राष्ट्रपति कौन, खुर्शचेव। तो रूस के राष्ट्रपति खुर्शचेव ने कहा 1955 में जब जम्मू कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचा था, आपको पता है कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का मामला आ गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब जम्मू कश्मीर का मामला पड़ा था तो रूस ने क्या किया था, भारत का साथ दिया था कि नहीं, जम्मू कश्मीर और भारत का जो मामला है वो उसका क्या है, आंतरिक मामला है, किसी अन्य देश को उसके आंतरिक मामला में दखल देने का कोई बात नहीं है। तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति खुर्शचेव ने 1955 में जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसका पक्ष लिया था, भारत का पक्ष लिया था। दूसरा, आपको पता है कि भारत आज़ादी के बाद कई सारा युद्ध लड़ा था, उसी में से एक युद्ध था 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध। तो इस युद्ध में भी रूस ने भारत का काफ़ी ज़्यादा मदद किया था। इसके बाद आपको पता है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। तो उसमें भी साथ दिया था किसने, तो रूस ने भारत का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था। हथियार सप्लाई करना, अमेरिका दबाव बना रहा था तो अमेरिका के सामने डट कर बोलना कि जो भारत को अगर छू लेगा तो उसका टांग तोड़ देंगे हम, तो वो बोलने वाला कौन था, रूस ही था। तो रूस भारत का काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा था, साथ दे रहा था। साथ देने का एक मेन रीज़न ये है कि भारत और रूस जो है वो एक ही महादेश में आता है, एशिया महादेश में। हालांकि रूस यूरोप महादेश का है, क्योंकि उसका जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ता है, इसलिए उसको यूरोपीय महादेश कहा जाता है, उसको एशिया में नहीं गिना जाता है। लेकिन उसका 90% जो क्षेत्रफल है वो एशिया में आता है, 10% क्षेत्रफल ही उसका यूरोप में आता है। लेकिन यूरोप में उसका राजधानी है, और जहाँ पे राजधानी रहता है उसी को उस देश का माना जाता है। जैसे कि रूस का राजधानी यूरोप में है, यूरोप का क्षेत्रफल में है, इसलिए उसको यूरोपीय देश माना जाता है। लेकिन उसका 90% हिस्सा कहाँ आ जाता है, एशिया में आ जाता है। इसलिए रूस चाहता है कि एशिया में अमेरिका का दबदबा नहीं बढ़े। क्यों बढ़ेगा किसी दूसरे का दबदबा, इसलिए रूस चाहता है कि अमेरिका में दबदबा दूसरे देश का नहीं बढ़े। इसलिए साथ देने का एक मेन मोटिव ये भी है। बात समझ में आ रहा है। और भारत का साथ देने से उसको फायदा भी है। उसके बाद 72 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसको साथ दिया। फिर 2000 ईस्वी में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो रूस गए और रूस के साथ 20 द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौता किया। लगभग 20 द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौता किया था, याद रहे। फिर 2018 में 16 में 28 अगस्त 2016 में आपको पता है कि भारत में अटैक हो गया था आतंकवादी का, तो उसमें पुलवामा अटैक जिसको आप लोग बोलते हैं। तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो उस सर्जिकल स्ट्राइक में भी किसने साथ दिया था, रूस ने ही भारत का साथ दिया था, इसको याद रहे। हाँ 16 में ही हुआ था ना। फिर 2015 हो, 16 हो, 19 हो, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसने क्या किया था, रूस का यात्रा किया था और कई सारे मुद्दों पर यहाँ पे समझौता हुआ था। तो ये था आपका राजनीतिक संबंध। समझ में आया। तो भारत और रूस के बीच में क्या राजनीतिक संबंध था, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। सबसे पहले इसमें लिखिएगा, रूस के राष्ट्रपति खुर्शचेव ने 1955 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर के मामले में किसका साथ दिया था, तो भारत का साथ दिया था। दूसरा लिखिएगा, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो रूस ने किसका साथ दिया था, भारत का साथ दिया था।
72 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भी रूस ने किसका साथ दिया था? भारत का साथ दिया। 2000 में हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच में 20 द्विपक्षीय मुद्दों पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर किया गया था। अनेक मुद्दा था उसमें। 2016 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उसमें भी रूस ने क्या किया था? भारत का मदद किया था। 15 हो, 16 हो, 19 हो, भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने रूस जा करके रूस का यात्रा भी किया और कई सारे मुद्दों पर क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। लोग बोलता था कि घूमने जाता है बार बार, तो कभी कभी तो ये भी निकल गया था डायलॉग कि पहला व्यक्ति बताइए जो दुनिया का सफ़र किया था, कौन था? हनुमान जी, गणेश जी? नहीं, पहला व्यक्ति बताइए जो पूरा दुनिया का सफर मतलब घूमा था। तो ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी या फिर कार्तिक जी। शंकर भगवान बोला था ना कि जो पहले घूम के आ जाएगा तो कार्तिक जी तो पूरा, अरे वो भी तो व्यक्ति ही है, तो वो पूरा पृथ्वी का चक्कर काटा था। आप पूछता था कि दूसरा का कौन है, तो बोला था मोदी जी है। तो ऐसा बात नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री अगर दूसरा देश जा रहा है तो घूमने के लिए वहाँ नहीं जाता है। वो घूमने के लिए वहाँ जाके क्या करेगा? वहाँ पे वो कई सारा समझौता करने के लिए जाता है। और आज उन्हीं का देन है कि आज भारत का जो विदेश नीति है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। तो घूमने के लिए कोई भी नहीं जाता है। अब जो अनपढ़ गवार है वो तो बोल भी नहीं करेगा कि घूमने के लिए गया है। उसको घूमने का वहाँ क्या सो, उसको कुछ फुर्सत नहीं होगा। तो विदेश मुद्दा पे उसका पक्ष क्या है? काफ़ी मजबूत है। 15 का बात हो, 16 का बात हो, 19 के बात हो, इसके बाद भी हो जाते, लेकिन कोरोना आ गया ना बीच में, इसलिए वो जाना बंद कर दिया। इसलिए 19 तक ही उनका विदेश यात्रा भयंकर है, लेकिन 20 में तो फिर कोरोना आ गया तो जाना थोड़ा मुश्किल था। तो इसके बाद अब है आपका रक्षा संबंध। तो रक्षा संबंध में आपको क्या बोलना है? तो देखिए, भारत में कई सारा सेना का जो हथियार आता है, जिसमें से आपका ब्रह्मोस हो, राफेल हो, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। ये सब हथियार जो है वो कहाँ से आता है? रूस से ही आता है। उसके बाद आपका भारत में परमाणु संयंत्र हो, नाभिकीय संयंत्र हो, तो ये सब को अभी स्थापना करने में रूस ने भारत का काफ़ी ज़्यादा क्या किया था? मदद किया था, सहायता किया था। आर्थिक संबंध में हम लोगों को क्या बोलना है? तो भारत जो है रूस से कच्चा तेल हो, कच्चा तेल समझ रहे हैं ना, पेट्रोलियम सब, ये सब का आयात निर्यात करता है। इसके साथ साथ भारत में काफ़ी सारा मशीनरी हो, कोई भी मशीन हो, तकनीक हो, ये सब भी भारत क्या करता है? रूस से मंगवाता है। तो संबंध, आर्थिक संबंध भी उसका क्या है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सांस्कृतिक संबंध में क्या लिखेंगे? तो पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि भारत का फिल्म, गाना, ये सब रूस वाला लोग बहुत सुनता है। भारत का संस्कृति को रूस वाला लोग बहुत अपनाता है। आप लोग यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि विदेशी लड़की रूस की यहाँ आके सब भारतीय संस्कृति में पहनावा, साड़ी पहन लेती है, भक्ति भावना में वो लोग खो जाएगी, साड़ी पहनती है वो लोग, साड़ी। सोचिए, विदेशी आकर के यहाँ पे साड़ी पहनता है और यहाँ हम लोग का लड़की लोग को साड़ी पहनने में शर्म लगता है कि साड़ी नहीं पहनेंगे, 73 वाला काम है। लेकिन विदेश का लड़की लोग यहाँ आकर के साड़ी पहनता है। और कुछ ऐसा लफंगर लोग है यहाँ का कि उस पर होली का वीडियो देखे थे ना, एक विदेशी आई थी बेचारी, किस प्रकार से उसको अंडा फेंक के मारता था, बाल में अंडा फेंक दिया था। तो ऐसा सब भारतीय को जिंदा गाड़ देना चाहिए वहीं पे, जो भी करता है। लड़का कर रहा था, कितना बाहर से घूमने आई थी, होली का वीडियो बना रही थी वृंदावन में, ब्लॉगिंग कर रही थी, यूट्यूबर होगी। उसके माथा पे बताइए 4-5 को ज़बरदस्ती लड़का आया, माथा पे अंडा फोड़ दिया, रंग लगा दिया। ये होली हुआ? होली ये हुआ? होली मतलब वो होता है गुलाल लगाइए, रंग मत लगाइए, गुलाल लगाइए। अब बताइए, तो इससे हम लोग का देश का छवि क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। एक जापानी लड़की घूमने के लिए आई थी, घूम रही थी बेचारी बम्बई में, तो 4-5 को फिर आया लड़का, उसको ज़बरदस्ती बताइए घींच करके बाइक पे बिठाने लगा, बोलता है चलो। वो तो भला हुआ एक आदमी का जो वहाँ पे बैठा गया तो उसको भगाया। हालांकि अगला दिन ही पुलिस ने उसको पकड़ करके जेल में भी डाल दिया, तो अच्छा से सिखाया भी होगा। आपको पता है कि पुलिस का जेल में जाने के बाद आदमी मोटा जाता है, आदमी काला है तो लाल हो जाता है, गोरा है तो कत्थी हो जाता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। तो उसके साथ भी यही हुआ होगा। तो ये सब छवि खराब करने वाला है। यहाँ पे भी बहुत सारा लड़का है जो रोड पे जब चलेगा, जरा सा खूबसूरत देख लेगा तो आँख उसका मटकने लगेगा। हम किसी का नाम क्यों लें? नाम हम क्यों किसी का लें? तो ये सब धंधा आप लोग को नहीं करना है। विशेषकर हम लड़का को बोल रहे हैं, आप लड़की को इस नज़रिए से देखिए कि वो अपना बाल ठीक करे, दुपट्टा नहीं, है कि नहीं?
देखिए जिसके बारे में बोल रहे थे वो बोल दिया, हम ही सब करते रहने का, ये सब ऐसा है ना। ठीक है। जो बोले वही बच्चा बोलेगा जो कि इसलिए बोल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को बना करके रखिए। हम बहुत लड़का को देखे यहाँ पर का, हम बोलेंगे नहीं किसी को, वो बाहर में जाकर के टंडेली देता है। हम अब जिस दिन बैठाएगा रोड पे, रोडे पे डंगाएंगे उसको। तो आर्थिक संबंध में किसी को कोई दिक्कत है? आइए अब सांस्कृतिक संबंध में। तो सांस्कृतिक संबंध में क्या बोलेगा? पिछले कुछ दशकों में भारत का संस्कृति को वहाँ के लोगों ने क्या किया है? अपनाया है। तो ये सब भी काफी ज्यादा संबंध को दर्शाता है। आंतरिक संबंध में क्या? अरे तो भारत का चंद्रयान मिशन हो, या फिर भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट हो। भारत का जो पहला उपग्रह भेजा गया था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। तो ये सबको अंतरिक्ष में भेजने में रूस ने काफी ज्यादा क्या किया था? मदद किया था। ये था आपका पूरा भारत और रूस का संबंध। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई कष्ट किसी टॉपिक में है तो बोलिए, रिपीट कर देंगे। संस्कृत है कि सांस्कृतिक है? सांस्कृतिक में बोलना है कि पिछले कुछ दशकों में भारत और रूस के देश के लोगों ने एक दूसरे के संस्कृति को अपनाने का प्रयास किया। या फिर सीधा ऐसे बोलिए कि पिछले कुछ दशकों में रूस के लोगों में भारतीय संस्कृति, फिल्म, गाना, ये सब के प्रति उन लोग को क्या दिखा है? रुचि दिखा है। हो गया। और कोई है? चलिए लिखिए। चलिए लिखिए। भारत का विदेश नीति पहले लिखिए ना, हम खुद बोल देंगे स्ट्रक्चर बनाने। चलिए लिखिए। भारत का विदेश नीति विश्व के सभी देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना है। विश्व के सभी देशों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना है। चलिए स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बना करके पहला लिखिए राजनीतिक संबंध। स्ट्रक्चर बनाइए और स्ट्रक्चर बना करके पहला लिखिए राजनीतिक संबंध, और इसमें भी पहला लिखिए। 1965 में रूसी राष्ट्रपति खुर्शचेव ने जम्मू कश्मीर के मामले पर पहला लिखिए। 1965 में रूसी राष्ट्रपति खुर्शचेव ने जम्मू कश्मीर के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष लिया था। दूसरा लिखिए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का साथ दिया था। चलिए तीसरा लिखिए 1972 में भी 1972 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का साथ दिया था। हाँ, रूस ने भारत का साथ दिया था। तीसरा लिखिए, अरे वही चौथा लिखिए। 2000 ईस्वी में हाँ, रूस और भारत के बीच 20 द्विपक्षीय मुद्दों पर हस्ताक्षर हुआ था।
हाँ 20 द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौता हुआ था या बात हुआ था। 20 द्विपक्षीय मुद्दा पर बात या समझौता हुआ था। अगला लिखिए, अगला लिखिए 2016 में भी जब 2016 में भी जब 16 में भी जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उसमें स्ट्राइक किया था, तो उसमें रूस ने भारत का साथ दिया था। रूस ने भारत का साथ दिया था। अगला लिखिए 2015, 16, 19 में 17 बोले हैं। 19 में भारतीय प्रधानमंत्री रूस के यात्रा पर गए थे। भारतीय प्रधानमंत्री रूस के यात्रा पर गए थे। रूस के यात्रा पर गए थे जहां दोनों देश के बीच कई समझौते हुए थे। चलिए इसके बाद लिखिए कई समझौते हुए थे। ये वाला डंडा ठीक है ना? चलिए अगला लिखिए रक्षा संबंध। इसमें डैश दे करके लिखिए भारत के कई सेना के हथियार, भारतीय सेना के कई हथियार, भारतीय सेना के कई हथियार जैसे ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस, राफेल इत्यादि रूस से ही आता है। उसके बाद लिखिए इसी में दूसरा लिखिए भारत के परमाणु संयंत्र और नाभिकीय संयंत्र, भारत के परमाणु संयंत्र और नाभिकीय संयंत्र को स्थापित करने में रूस ने काफ़ी मदद किया था। को स्थापित करने में रूस ने काफ़ी मदद किया था। स्थापित करने में रूस ने काफ़ी मदद किया था। अगला लिखिए आर्थिक संबंध, काफ़ी मदद किया था। अगला लिखिए आर्थिक संबंध, इसमें पहला लिखिए भारत रूस से कच्चा तेल इत्यादि, भारत रूस से कच्चा तेल इत्यादि का आयात करता है। अगला कई मशीनरियों को भी भारत रूस से ही आयात करता है। कई मशीनरियों को भी भारत रूस से ही आयात करता है। चलिए सांस्कृतिक संबंध लिख करके डैश दीजिए। सांस्कृतिक संबंध में लिखिए पिछले कुछ दशकों में सांस्कृतिक संबंध में डैश दे करके लिखिए पिछले कुछ दशकों में
रूस के लोगों में दशकों में रूस के लोगों में पिछले कुछ दशकों में रूस के लोगों में भारत के संस्कृति, रीति रिवाज, फिल्म इत्यादि में रुचि देखने को मिल रही है। फिल्म इत्यादि में रुचि देखने को मिल रही है, ये रुचि ने। अगला लिखिए अंतरिक्ष क्षेत्र में। अंतरिक्ष क्षेत्र में, इसमें डैश दे करके लिखिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में डैश दे करके लिखिए। भारत और रूस का अंतरिक्ष संबंध भी काफ़ी अच्छा है। अंतरिक्ष संबंध भी काफ़ी अच्छा है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो, यह चंद्रयान मिशन हो, इसमें रूस ने भारत का काफ़ी मदद किया है। हाँ, काफ़ी मदद किया है। चलिए पहला प्रश्न लिखिए, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था? ये लॉन्ग है। पहला प्रश्न लिखिए, चैप्टर खत्म हो गया। सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है? सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है? ये लॉन्ग है। हाँ, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है? दूसरा प्रश्न लिखिए, भारत रूस संबंध का वर्णन करें। ये भी लॉन्ग है। भारत रूस संबंध का वर्णन करें, लॉन्ग है। ये दो ठो लॉन्ग है इसमें। हो गया। तीसरा प्रश्न लिखिए। नहीं, दो एगो लॉन्ग है, अब शॉर्ट है। तीसरा प्रश्न लिखिए, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न लिखिए, नई विश्व व्यवस्था क्या है? नई विश्व व्यवस्था क्या थी? नई विश्व व्यवस्था क्या थी? अगला प्रश्न लिखिए, ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइक क्या है? ग्लासनोस्ट तथा पेरेस्ट्रोइक क्या है? पेरेस्ट्रोइक क्या है? अगला, शॉक थेरेपी क्या था? इसका परिणाम का वर्णन करें। शॉक थेरेपी क्या था? इसके परिणाम का वर्णन करें। शॉक थेरेपी क्या था? इसके परिणाम का वर्णन करें। उत्तर साम्यवाद क्या है? उत्तर साम्यवाद क्या है? चलिए इसको कर लीजिएगा।